रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस के क्वेश्चंस कर रहे थे। ओके पैरेलल स्लैब वाले क्वेश्चंस हमने किए थे बच्चों, है ना। ओके सी सेक्शन होमवर्क भी था। हाँ बच्चों, शीट निकाल लो, सी सेक्शन डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी से डाउट्स पूछेंगे बच्चों, सेक्शन सी निकालने हैं। ओके 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 वेट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का C7। देखो बेटे क्या है, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन बाय द ऑब्जर्वर ए, है ना। इस तरह का अपने पास कई सारे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के स्लैब्स हैं, एक के बाद एक रखे हुए हैं। ऑब्जर्वर ए है ना। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस जगह। तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर तक रेज कुछ इस तरह से पहुंचेंगे, है ना। तो अब क्या कर सकते हो आप, या तो आप शिफ्ट का फॉर्मूला निकाल लो। शिफ्ट कितना होगा, T1, ये थिकनेस कितनी है 15 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर वाली कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो T1 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2.5 बाई 1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 1.5 बाई 1, 15 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1 बाई 5 बाई 2, 25 सेंटीमीटर 1 माइनस 1 बाई 3 बाई, तो आ जाएगा 15, 1 माइनस 2 बाई 5, तो ये होगा 3 बाई 5, 25, 1 माइनस 2 बाई 3। तो 1 माइनस 2 बाई 3 करोगे तो कितना आ जाए बेटे 1 बाई 3।
तो 9 सेंटीमीटर का शिफ्ट यहाँ हो गया और 25/3 सेंटीमीटर का शिफ्ट इधर हो गया। तो टोटल शिफ्ट कितना हो गया बेटे? 52/3 सेंटीमीटर, विच इज कितना? लगभग 17.33 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया। और देखो एक्चुअल डेप्थ क्या है? व्हाट इज एक्चुअल डेप्थ? एक्चुअल डेप्थ वाज 25 plus 15, that is 40 centimeter. So this means what is apparent depth? Apparent depth is 40 minus 17.33. That is 22.66 centimeter. Yes. है ना? या इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकते हो आप, तो कितना? 40 minus 52/3, तो 120 minus 52 divided by 3, तो ये 68/3 ऐसा। उसके अलावा क्या डाउट है बेटे? C2, C2 में क्या दिया हुआ है बच्चों? A light ray incident at 45 degree on a glass slab. The slab is 3 centimeter thick and the refractive index of the glass slab is what will be lateral displacement of the ray as a result of its passage through the slab? हाँ, तो देखो lateral displacement का क्या फॉर्मूला होता है भाई? is T sin I minus R divided by cos. T sin I minus R divided by cos R. ये lateral displacement का फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटे? अब इसके लिए हमें R की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं। 1 into sin 45 degree is equal to 3/2 into sin R, तो आ जाएगा 1/√2 is equal to 3/2 into sin R, यानी sin R की वैल्यू हो जाएगी 2 divided by 3√2। और sin R अगर इतना है तो cos R कितना हो जाएगा बेटे? √1 minus sin square R, 1 minus 4/18। तो ये आ जाएगा √7/3। इसको आप √2/3 ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दो बेटे। टी को तो 3 सेंटीमीटर रख दो। साइन आई माइनस आर को लिख सकते हैं साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस आर। ये सारी वैल्यूज पुट कर दें अपन। 3 सेंटीमीटर साइन आई 45 डिग्री, कॉस आर √7/3, कॉस आई 1/√2, साइन आर √2/3 डिवाइडेड बाय कॉस आर √7/3। तो ये बाई 3 हर जगह से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा कितना? 3 सेंटीमीटर इंटू
√7 minus √2 divided by under root of 14. Yes, sir. ये बात समझ में आती है बेटे? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर C2। उसके बाद क्या डाउट है बेटे? पार्ट 1 का C8 में भी डाउट है। पार्ट 1 का C8, पार्ट 1 का C8 क्या बोलता है? अरे भाई ये तो बहुत आसान है। लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट P as shown by the eye in the figure। ठीक है, तो देखो हमें शिफ्ट पता कर लेते हैं। शिफ्ट कितना हो जाएगा? पहली स्लैब का थिकनेस विच इज 1.2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 1.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 1.3 बाई 1 प्लस 1.4 1 माइनस 1 बाई 1.4 बाई 1। तो ये हो जाएगा 1.2 1.2 माइनस 1 बाई 1.2 प्लस 1.3 1.3 माइनस 1 बाई 1.3 प्लस 1.4 1.4 माइनस 1 बाई 1.4। तो ये आ जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4, तो 0.9 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है बेटे, इसका मतलब क्या है? दैट इज 0.9 सेंटीमीटर अबव P। ऐसा आंसर इसका आ जाएगा। समझ में आया बात नहीं? ये C8 समझ में आया अभी सबको? उसके बाद पार्ट 2 में डाउट है ना सीधा? पार्ट 2 में C4। पार्ट 2 का C4 क्या कहता है बेटे? हम्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट डिस्टेंस y, ये कितना है? k y रेस टू द पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 1/। ठीक है बेटे, वेर k इज इक्वल टू 1 और इसकी यूनिट क्या है? मीटर की पावर -3/2। What is the total deviation produced by the slab when the ray comes out? है ना? अब देखो बेटे, कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ये लाइन जो है ये है क्या? y एक्सिस।
और ये लाइन यहाँ पे जो है ये है एक्स एक्सिस। और ये हमें एक रीजन दिया गया है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है वाई कोऑर्डिनेट के साथ। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट की कोई एक वैल्यू होगी, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन में बना दो, तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट की कुछ एक वैल्यू होगी, तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लाइन के हर पॉइंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। फिर ऐसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल एक और लाइन बना दें अपन, तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ अलग होगी, तो वहां के हर पॉइंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, है ना। तो हम क्या मान सकते हैं कि ऐसे कई सारे पैरेलल बाउंड्रीज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के मीडियम को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, राइट। लेकिन उनकी खास बात क्या है, देयर बाउंड्रीज आर पैरेलल टू ईच अदर। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखो लास्ट में मैंने एक कंसेप्ट तुमको बताया था कि इस तरह के अगर कई सारे मीडियम एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हो, आपको किसी एक मीडियम में एंगल पता है और फिर सीधे किसी दूसरे मीडियम में एंगल पता करना है, बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं भी पता मान लो, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का पता है n1 और यहाँ का पता है n डैश, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लगा सकते हो। क्या इक्वेशन लगा सकते हो बच्चों, इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n डैश sin थीटा डैश। ऐसी इक्वेशन अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, रे ऑफ लाइट जो है वो इधर एंटर करे, राइट। मान लेते हैं कि अब नॉर्मल बनाएंगे अपन, तो नॉर्मल ऐसी बनेगी, मान लो ये एंगल आई, इसका कुछ ऐसा पाथ हो जाएगा। ऐसा पाथ क्यों हो जाएगा बेटे, नॉर्मल की तरफ बेंड करती जाएगी, दिस विल कीप ऑन बेंडिंग टुवर्ड्स द, और उसके बाद ये ऐसे बना। अब यहाँ पर कुछ एंगल आर मान लो आप, तो हम, अच्छा इधर भी एयर है इधर भी एयर, तो बीच में भले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ भी गड़बड़ घोटाला हो रहा हो, हम क्या बोल सकते हैं, 1 into sin I is equal to 1 into sin R, that means R is equal to I, that means total deviation is 0। ये बात समझ में आती है बच्चों, ओके भाई, okay। अब हम आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखो भाई, हाँ, शिफ्ट का डायरेक्शन हमेशा इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में होता है, शिफ्ट का डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा। हाँ, अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हमको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला से आंसर अगर
फॉर्मूला से आंसर अगर पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब क्या है, शिफ्ट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही हो रहा है। लेकिन अगर फॉर्मूला से नेगेटिव आ जाता है तो शिफ्ट इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे किसका, कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल। देखो बेटा ये क्या होता है, सबसे पहले क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium for which ray of light gets refracted at 90 degrees in the rarer and it is a constant for a given pair of medium. Okay? मतलब क्या बोलता है ना, देखो एक लाइट रे किसी बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है, and that boundary separates two medium, one of higher refractive index, other of lower refractive index। जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको कहेंगे डेंसर मीडियम। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन डी मान लेते हैं, डी स्टैंड्स फॉर डेंसर, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेते हैं एन आर। तो देखो हमें पता है डेंसर से रेयर मीडियम में जब रे जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड होती है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए जब रे रेयरर मीडियम में जाए तो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो, मतलब कुछ इस तरह से रे चली जाए, रे ऐसे चली जाए, कितने एंगल पे चली जाए, 90 डिग्री एंगल पर रे चली जाए। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है डेंसर मीडियम में, इस एंगल को क्या नाम देंगे, क्रिटिकल एंगल। और ये क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है
वो अपन स्नेल्स लॉ लगा के पता लगा सकते हैं। एन डी इंटू साइन सी इज इक्वल टू एन आर इंटू साइन 90 डिग्री। दैट मीन्स साइन सी की क्या वैल्यू आ गई बेटे, एन आर डिवाइडेड बाई एन, तो सी कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एन आर बाई सी इज साइन इनवर्स ऑफ एन आर बाई, ऐसा साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। दिस इज फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल। For a given pair of medium। ध्यान दो बेटे, ये क्रिटिकल एंगल पर लाइट को मुझे डेंसर मीडियम में ही भेजना पड़ेगा, तभी जाकर के इस तरह का डायग्राम बनेगा। अगर क्रिटिकल एंगल पर तुम रेयरर मीडियम से भेज दोगे तब तो क्या होगा, तब ये ऐसा 90 डिग्री पर ऑब्वियसली रिफ्रैक्ट नहीं होगी ना। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई कहे कि साहब मैंने क्या किया, ये रेयरर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था, क्रिटिकल एंगल निकाला और वो क्रिटिकल एंगल निकाल करके उतने एंगल पे मैंने रेयरर मीडियम में भेज दिया, तो ऐसा नहीं है कि भैया ये डेंसर मीडियम में 90 डिग्री पे चला जाएगा। इस केस में तो क्या होगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, तो नॉर्मल के और पास आ जाएगी, तो कुछ और एंगल बनेगा, तो इसने आंसर लगा के पता कर सकते हैं, ऑब्वियसली दैट एंगल विल नॉट बी 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल का सिग्निफिकेंस कब है, जब डेंसर मीडियम से लाइट इंसिडेंट हो रही है, तब वो रेयर मीडियम पे कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है बेटे, 90 डिग्री एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है, बिल्कुल जो बाउंड्री है उसके पैरेलल ही चल पड़ती है। अब कंसेप्ट आता है किसका, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई होता है। कैसे कि अगर मैं रेयरर मीडियम में रे को इंसिडेंट कर दूं कितने एंगल पर, 90 डिग्री एंगल, रे को इंसिडेंट कर दूं कितने एंगल पर, 90 डिग्री, लगभग ऐसे इंसिडेंट कर दूं, तो क्या होगा, तो ये यहाँ से क्रिटिकल एंगल जो इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए होगा उतने एंगल पर ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ये बात बिल्कुल ठीक। ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम, यहाँ पे 90 डिग्री पर मैंने इंसिडेंट किया तो ये क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ध्यान दो, ये दोनों डायग्राम में क्या रिलेशन है, बस रिवर्स कर दिया। यहाँ जो रिफ्रैक्टेड रे थी उसको मैंने सेकंड वाले डायग्राम में इंसिडेंट रे बना दिया, तो फर्स्ट डायग्राम में जो इंसिडेंट रे थी वो सेकंड डायग्राम की रिफ्रैक्टेड रे बन गई है। ठीक है बच्चों।
अब देखो क्या, अब हमारे पास कंसेप्ट आता है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन। क्या कहता है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन denser medium is greater than the critical angle for that pair of medium, then no refraction takes place from the interface, and the entire energy of the incident rays gets reflected back into the same medium. ठीक है, this phenomena is called as total internal reflection। इस प्रकार से बेटे ये बाउंड्री, और हमने क्या किया, लाइट रे को इंसिडेंट कर दिया। कितने एंगल पे इंसिडेंट कर दिया बेटे, ऐसे एंगल पे इंसिडेंट किया कि वो जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, और डेंसर मीडियम से इंसिडेंट किया तभी हो पाए। हाँ बेटे बोलिए। किसी को कुछ डाउट है क्या? है ना, मतलब देखो रिफ्रैक्टेड मीडियम में कुछ रे जाएगी ही नहीं, इधर कुछ नहीं जाएगी, रेयरर मीडियम में कुछ रे नहीं जाएगी, कुछ भी रे नहीं जा पाएगी। ठीक है, देखो इसको तुम स्नेल्स लॉ से कैसे समझ सकते हो कि जैसे इधर अपन स्नेल्स लॉ लगाए तो क्या लिखेंगे, एन डी इंटू साइन आई
इज इक्वल टू एन आर इंटू साइन आर। तो साइन आर की क्या वैल्यू आ गई, एन डी बाई एन आर इंटू साइन आई, है ना बेटे। अब देखो आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इसका मतलब साइन आई जो है वो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा, इसका मतलब साइन आई जो है वो बड़ा है किससे, एन आर बाई एन डी। साइन आई इज ग्रेटर देन एन आर बाई एन डी। अब अगर मैं ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, साइन आर वन से बड़ा हो जाना चाहिए। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका साइन थीटा वन से बड़ा आ जाए। ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करता है बेटे जिसका साइन थीटा वन से बड़ा आ जाए। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। ये बात समझ में आती है बेटे? Is it clear to everybody? This is a very important concept. स्नेल्स लॉ से एक और बार एक्सप्लेन करें। देखो बेटे हमने क्या किया, स्नेल्स लॉ लगाया है ना। इस कंडीशन में अपन स्नेल्स लॉ लगाते हैं कब, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो क्या लिखोगे, डेंसर मीडियम में आई एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही तो एन डी इंटू साइन आई। मान लेते हैं रेयर मीडियम में आर एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है तो एन आर इंटू साइन आर। तो साइन आर की क्या वैल्यू आएगी, एन डी बाई एन आर इंटू साइन आई। ये साइन आर की वैल्यू आएगी। अब हमने ये कंडीशन लगा रखी है कि आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ऐसा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो उसका जो साइन होगा वो साइन सी से बड़ा होगा। और साइन सी की क्या वैल्यू होती है, साइन सी की वैल्यू होती है एन आर बाई एन डी। ये देखो पिछली स्लाइड में हमने डिराइव करी, साइन सी बराबर होता है किसके बच्चों, एन आर बाई एन डी। तो वही साइन सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी। तो इसका मतलब साइन आई बड़ा आ गया किससे, एन आर बाई एन डी। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम्पल आपको देते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। देखो क्या है, अ, तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो अपने घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है ना, ब्रॉडबैंड कनेक्शन इन अवर होम्स। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए जो इंटरनेट कंपनीज होती हैं, दे यूज समथिंग कॉल्ड एज ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल। मतलब क्या होता है बेटे, इस तरह की एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है ना,
और ये काफी लॉन्ग वायर्स होते हैं, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो है वो समुद्र के अंदर बिछाई जाती हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ये सिग्नल भेजने के काम आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में सिग्नल भेजा जाता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट व्हाट, लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो लॉ लाइट के लिए एप्लीकेबल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी एप्लीकेबल है। क्या किया जाता है कि इसमें लाइट रे को एंटर करवाते हैं अपन। लाइट रे मतलब सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि इस केस में माइक्रोवेव्स जाएंगे, वो इसको एंटर करते हैं। और हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से सेट करके रखते हैं कि इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही जाए। तो क्या होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका होता है हर बार, वी आर एबल टू अचीव अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फायदा क्या होता है बेटे, कि 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो करके आगे जा रही। इसका मतलब ट्रांसमिशन में कुछ भी लॉस नहीं हो रहा। ध्यान दो, क्योंकि हमें हजारों किलोमीटर ट्रांसमिट करना है डेटा को, तो न जाने कितनी बार रिफ्लेक्ट होकर के डेटा एक एंड से दूसरे एंड पहुंचेगा। अगर हर बार एक एक परसेंट का भी लॉस हो रहा होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो करके मान लो पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा होता, एक रिफ्लेक्शन में 1% एनर्जी का भी लॉस होता, तो एंड तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता पूरी एनर्जी का, है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस हाई बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन takes place with the help of optical fiber, and which works on the principle of total internal reflection। इसके मैथमेटिक्स में अपन बाद में जाएंगे, अभी इस तरह से। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल होता है, जो कि हर आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो बिना पढ़ा लिखा हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो कई बार वे इसको देखता ही, विच इज फॉर्मेशन ऑफ मिराज। मिराज, मिराज फॉर्मेशन क्या है, ध्यान दो कि मान लो हम कुछ गर्मी के दिनों में किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, मान लो, है ना, कि पैदल चल रहे हैं या किसी कार में चल रहे हैं, स्कूटर पे चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, गर्मी के दिन में, है ना, बिल्कुल हॉट समर डेज की बात मैं कर रहा हूँ। एंड स्पेशली ड्राई रीजन्स हो तो और भी अच्छा, है ना। ज्यादा ज्यादा व्हीकल नहीं है, खाली रोड पे, जो कि अपने लिए इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो देखो क्या होता है कि हम जब चल रहे होते हैं कार में या पैदल, तो हमें बहुत दूर रोड पे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ पानी पड़ा हुआ है क्या, या कुछ शाइन करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है क्या, ऐसा हमको लगता है। लेकिन फिर जैसे अपन पास में पहुंचते हैं तो देखते हैं कुछ नहीं यार, ये तो बिल्कुल खाली सड़क है, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो पानी आ, ठीक है। तो होता क्या है, वी गेट एन इल्यूजन ऑफ सम ब्राइट
shiny object placed on the रोड पे क्या है, कोई ब्राइट शाइनी सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा हमको महसूस। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है बेटा। क्या होता है कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी हो जाता है। ये कोई रोड है, ठीक है, और क्या है, इस रोड के ऊपर गर्म हवा है, तो वो जो एयर एयर इसके ऊपर है ना, वो एयर के में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन आने लग जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी, या जैसे जैसे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होता चला जाता है बेटे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, या नीचे आते जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है। अब क्या होता है, जैसे सन मान लो यहाँ कहीं पे सन रेज आ रही, तो ये सन रेज जो हैं दे कीप बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, और फाइनली जाते जाते किसी एक समय पर जो इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां से फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट। क्या स्टार्ट हो जाता है, टोटल इंटरनल। देखो ऊपर से नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो टीआईआर की कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखो कोई आदमी मान लो यहाँ पर है, तो उसको क्या लगेगा कि इस जगह पर एट दिस प्लेस एक अचानक से वहां से बहुत ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी आती हुई इसको लगेगी, तो अपने को क्या लगेगा, ऐसा लगेगा यार वहां से कुछ रिफ्लेक्शन जैसा हो रहा है, या आम भाषा में अपन कहें तो कोई चमकीली वस्तु वहां पर रखी हुई है, ब्राइट शाइनी ऑब्जेक्ट के रखे हुए होने का इल्यूजन होता है। दिस इल्यूजन इज कॉल्ड एज मिराज। दिस इल्यूजन इज कॉल्ड एज मिराज। जैसा एक मिरर रिफ्लेक्शन करता है ना, वैसा रिफ्लेक्शन होता है। बहुत तेज लाइट आती हुई हमें वहां से लगती है, जब पास में आते देखते कुछ नहीं, ये तो खाली सड़क, राइट। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन दो जगहों पर अपने को देखने को मिलता है। अच्छा, या फिर एक और जगह पर तुम देख सकते हो, अभी पता नहीं मेरे को, अभी तो शायद बंद ही होगा ऑब्वियसली। नेहरू साइंस सेंटर है वर्ली में, वहां पानी जैसा क्यों दिखता है, वो पानी जैसा इसलिए दिखता है बेटे क्योंकि अपना अपना जो दिमाग है ना, वो अपने दिमाग की वजह से ऐसा दिखता है। ध्यान दो, अपने दिमाग ने, अब हम हमें हमारे दिमाग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो पता नहीं है ना, अपने दिमाग ने ये अ, जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है ना, वैसी ही सिचुएशन अपन इमेजिन करते हैं यार, ऐसा और कहाँ पे देखने को मिलता है। तो ध्यान दो, पानी की सरफेस से भी जब रिफ्लेक्शन होता है तो बहुत तेज लाइट की इंटेंसिटी आती हुई लगती है आपको, है ना। ऐसे अपन ऑब्वियसली वो समुद्र के किनारे खड़े हुए, बीच पे खड़े हुए दोपहर के समय पर, तो पानी जो है वो चमकीला चमकीला सा दिखाई देता है।
और वैसा ही चमकीला इधर जमीन पे से भी दिखाई देता है हमको, तो हमारा दिमाग सोचता है कि अरे ये वही है, पानी है भाई। उसको ऐसा, क्योंकि वो पुरानी सिचुएशन से रिलेट करता है ना इस चीज को, कि ऐसा और कहाँ पे देखा, तो ऐसा पहले हमने देखा हुआ होता है वहां पर, वो सी से आने वाली रेज। अच्छा, मैं बता रहा था, वर्ली में नेहरू साइंस सेंटर है ना, एंड इन नेहरू साइंस सेंटर एंड वर्ली देर आर लॉट्स ऑफ मतलब एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप वहां पर कई सारे रखे हुए हैं। तो वन वन सच सेटअप इज देयर विच एक्सप्लेन्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब उसका मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ वो उन्होंने कैसा बना रखा है। उन्होंने क्या कर रखा है कि एक इस तरह का, उन्होंने एक बॉक्स बना रखा है, ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ सर्कल सा बना रखा है, और ऊपर ना कुछ ट्रांसपेरेंट ग्लास अरेंज्ड है, ठीक है। They've arranged some transparent glasses here. वो कुछ एंगल पर यहाँ पर कांच से इसको कवर कर रखा है, कुछ एंगल पर अरेंज है, राइट। वो एंगल उन्होंने मेजर करके ही लगा रखे हैं, बिकॉज दे वांट टू शो हाउ PIR वर्क्स। इस तरह से कुछ वो अरेंज, और ये पूरा एक ऐसा हॉलो बॉक्स जैसा, राइट। और यहाँ पर क्या है, देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग जिधर से कोई भी आदमी इस बॉक्स को एंटर कर सकता है, इसमें एंटर करके वो इधर खड़ा हो जाए, राइट। तो थोड़ा सा आदमी को बढ़ा देते, ऐसा झुक के इसमें एंटर करके, और ये जो बॉक्स है ना, इसमें अपना गर्दन निकाल के वो इधर आ जाए, ठीक है। और इसका एक दोस्त जो है वो बाहर खड़ा हुआ है, और वो इसको देखता है। नाउ दिस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, राइट। और ये भी ट्रांसपेरेंट है ना। लेकिन क्या होता है, अपर ग्लासेस इस तरह से अरेंज्ड है कि इधर से रे बाहर नहीं आ पाती, इधर से तो रे बाहर आ जाती है, इधर से रे का क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ है। तो ये जो बाहर ए का दोस्त बी खड़ा हुआ है, उस बी को क्या है, लगता है कि ए का मुंडी गायब हो गया। हाँ, सिर्फ ये इसके नीचे नीचे वाला पार्ट दिखाई देता है, ऊपर वाला मुंडी दिखाई नहीं देता। मैं क्या हुआ, मैंने खुद देखा था यहाँ पे जाकर के, बड़ा आनंद आता है। छोटे बच्चे डर भी जाते हैं, डर गए। दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर जाना, बड़ी अच्छी चीजें वहां पर। तुम में से कुछ लोग गए हैं क्या? हैज एनीवन एवर विजिटेड नेहरू साइंस सेंटर? गुड गुड गुड, देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, 3-4 लोग गए, वेरी गुड। वो एक तरफ प्लानिटोरियम है और एक तरफ साइंस सेंटर है। वेट 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 वेट, मोबाइल। अच्छा, ये नहीं देखा, ओके ओके। ये है, हो सकता है आप उस समय पे छोटी क्लास में हो तो क्या है, इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। अ, बाकी और जो वहां पर हैं, है ना,
इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट होता है, एक इलेक्ट्रिक हॉर्न्स करके नाम का एक वहां पर एक है। फिर साउंड वेव को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सारी चीज आप लोगों ने देखी। ठीक है, तो अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना? ठीक है, लेट अस टेक सम क्वेश्चंस। ये तो रियल लाइफ एग्जांपल होगा। अब हम बात करते हैं, कैसी बात करते हैं? देखो, ये एक कोई लेक है, और उस लेक में सरफेस से कुछ डी डेप्थ पर एक लाइट सोर्स रखा है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ हम एन मान लेते हैं, ऊपर एयर। देखो, ये जो लाइट सोर्स है, ये हर डायरेक्शन में लाइट रेज एमिट करेगा, नॉर्मली भी एमिट करेगा, राइट? कुछ एंगल पे भी एमिट करेगा, कम एंगल पे भी एमिट करेगा, कुछ ज्यादा एंगल पे भी एमिट करेगा, और ज्यादा एंगल पे भी एमिट। और सब डायरेक्शन में एमिट करेगा, राइट में, लेफ्ट में। अब देखो भाई, जैसे जैसे हम ये दूर वाली रे कंसिडर करते जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहे हैं यहाँ पर, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते ही जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मान लो किसी एक पोजीशन पे जाकर के एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो इस वाली रे का क्या होगा? ये रे सरफेस के पैरेलल रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये इस तरह से रे will get refracted parallel to the surface। और बाकी का क्या होगा? इससे कम एंगल वाली जो रे हैं, वो सब तो बाहर निकलेंगे। ये सब रेस तो क्या होगा? बाहर निकलेंगे। क्रिटिकल एंगल से कम तक जब तक एंगल बन रहा है, तब तक रे बाहर निकलेगी। उसके बाद क्या होगा? ये वाली जो रे है, कौन सी? जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा बनाया है, ये वाली रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट। जैसे ही एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिलेगा पी। ठीक है, और ऐसा ही एक पॉइंट लेफ्ट साइड में भी मिलेगा, उसको पी डैश नाम देते
राइट। और पी डैश पर भी जो एंगल है वो क्या बन रहा है, क्रिटिकल एंगल बन रहा है। यहाँ पे इंसिडेंट होने वाली रे भी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या बेटे, पी पी डैश के बीच में ही जितना रे है ना, जितना पार्ट है इसका, वहीं से रेज बाहर निकल रही है। और ध्यान दो, क्योंकि ये लेक है, इसकी सरफेस है, तो सोर्स को मैं ऐसे चारों तरफ सरफेस पर जब मैं पॉइंट बनाऊंगा तो मेरे को ऐसा सर्कल जैसा मिलेगा। मतलब होगा क्या, इसकी सरफेस पर एक ऐसा सर्कल मतलब हिस्सा मेरे को मिलेगा कि विद इन उस सर्कल के अंदर अंदर से ही रेज जो है वो बाहर निकल रही है। फ्रॉम विद इन दैट सर्कल ओनली रेज विल बी कमिंग आउट, राइट। उस सर्कल के बाहर जितनी भी रे इंसिडेंट हुई होंगी बेटे, वो इस सर्कल से बाहर नहीं आ पाएंगी। वो रेज इस सर्कल से बाहर नहीं आ पाएंगी। ये जो सर्कल होता है, इस सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। दिस सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। और इसकी जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस। मान लो ये रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस पता करना है, तो कैसे पता कर सकते हैं भाई, नेक्स्ट पेज पे देखो। टू फाइंड आउट दिस रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस, मान लो ये सोर्स है, ये कोई डेंसर मीडियम है, ये मान लो एयर है, और सोर्स की जो डेप्थ है वो हमें डी दिया हुआ है। मैं कौन सी रे कंसिडर करूं बेटे, मैं रे कंसिडर करता हूं वो जो कि क्रिटिकल एंगल पर जाकर के इंसिडेंट। अब क्या होगा, ये रे ऐसे सरफेस से बाहर आ जाए, और कितने एंगल पे बाहर आ जाएगी भाई, 90 डिग्री एंगल पर ये रे, है ना। तो ये जो डिस्टेंस बनेगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस, क्योंकि ये इतने ही एंगल पर मैं चारों तरफ जाऊंगा, और चारों तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे को सरफेस पे एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा। उस सर्कल की रेडियस है रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस। अब देखो, tan ऑफ क्रिटिकल एंगल अगर मैं लिखूं तो वो किसके बराबर होगा, r डिवाइडेड बाई डी के। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d tan की r की वैल्यू, जहां पर साइन c कितना है, साइन c बराबर है एन आर बाई एन डी, यानी 1/n के बराबर। साइन c इज इक्वल टू 1/, तो इसका मतलब tan c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan c की वैल्यू हो जाएगी 1/√ऑफ n² - 1। ये tan c को यहाँ रख दूं तो r आ जाएगा d tan c, d इंटू 1/√ऑफ n²-1, या r इज इक्वल टू d/√ऑफ n²-1। ये ऐसा रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस की वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आई भाई सब लोगों को? ओके, अब देखो,
साइन सी से रिपीट करें, मतलब इधर से देखो, ये साइन सी के बाद टेन सी की वैल्यू पता लगानी है ना अपने को। तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल ले लिया सी। अब सी एंगल का साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गई n। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बेस की वैल्यू पता लगा लें तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो tan c की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, ये tan c की वैल्यू आ गई। और फिर इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया, tan c को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो r। समझ में आ गया भाई? देखो, जैसे हमें कहा जाए कि एक इस तरह का एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रूट, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ए बी सी डी इस तरह का ग्लास का ब्लॉक। अब क्या है, ए बी पर लाइट रे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होकर के रिफ्रैक्ट होती, ठीक है, और रिफ्रैक्ट होकर के बीसी पर इंसिडेंट, ठीक है। अब क्या है, हमें पता लगाना है, फाइंड द कंडीशन ऑन आई so that the light ray is not able to come out from this. Light ray is not able to come out from BC। BC से लाइट रे बाहर ना आ पाए। अब ध्यान दो, BC से ना आ पाए बाहर, इसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी अंदर ही रह जाए, यानी कि लाइट रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। लाइट रे का क्या हो जाए भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट रे का। तो देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन होती है, डेंसर से रेयरर मीडियम में रे जा रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो तो सकता ही, बस उसकी कंडीशन क्या होती है वो हम अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा हो वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब ये एंगल हमें दिया हुआ है आर, अंदर रे गई आर एंगल पर, और ये दोनों, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा ही, तो इधर एंगल बन जाएगा 90 माइनस। तो हम लिखेंगे फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम बीसी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बीसी पर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, और बीसी पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 माइनस आर। दिस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब क्या पता चल गया बेटे, कि आर जो होना चाहिए 90 माइनस सी को इधर ले आए, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन आर। तो यहाँ से पता चल जाएगा, दोनों तरफ साइन ले लें तो साइन 90 माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन
साइन आर, यानी कि कॉस सी मस्ट बी ग्रेटर देन साइन। अब कॉस सी की वैल्यू कैसे पता लगा लें? यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या होगा बेटे? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम? बाहर तो एयर है और अंदर डेंसर मीडियम है, तो √2 यानी 45 डिग्री, 5/4 रेडियन ये एंगल आ गया क्रिटिकल एंगल। तो cos c की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन साइन r। तो हमें पता चल गया साइन r जो होना चाहिए वो 1/√2 से तो छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ एट ए बी लगाओ। ए बी पर जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 × sin i मस्ट बी इक्वल टू √2 × sin r। 1 × sin i मस्ट बी इक्वल टू √2 × sin r। तो sin r की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से? 1/√2 × sin i। अब ये sin r 1/√2 से छोटा होना चाहिए, तो 1/√2 × sin i must be less than 1/। तो इसका मतलब क्या पता चल गया मेरे को? sin i must be less than 1। sin i क्या होना चाहिए बेटे? लेस देन 1 होना चाहिए, है ना? अब sin i लेस देन 1 मतलब इट दिस इज ऑलवेज ट्रू, 1 से तो छोटा होगा ही नहीं। किसी भी एंगल का साइन उनसे तो छोटा, इसका मतलब क्या है? इस केस में किसी भी एंगल पे आप इंसिडेंस कर दो, बीसी से रे बाहर नहीं निकल पाए, बीसी से तो नहीं निकल पाए, सीडी से निकल जाए तो अलग बात। ठीक है बेटे, तो इस तरह से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मैं करता हूं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, प्रिज्म है ए बी सी, प्रिज्म। एक लाइट रे ए बी पर हमने इंसिडेंट किया, कैसे? ऐसे नॉर्मली मैंने इंसिडेंट किया। ये एंगल जो है ये थीटा है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3/। तो हमें पता लगाना है फाइंड द कंडीशन ऑन थीटा so that total internal reflection of the given ray takes place from BC। BC से इस रे का क्या हो जाए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो देखो अब क्या होगा बेटे, ए बी पर तो रे हमने नॉर्मली इंसिडेंट कर दी, क्योंकि ए बी पर हमने नॉर्मली इंसिडेंट कर दी तो क्या होगा? यहाँ से तो ये एज इट इज पास हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। अब ये रे डेंसर मीडियम में आ गई है बेटे, डेंसर मीडियम में आ गई है और बीसी पर इंसिडेंट हुई है, बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये लाइन नॉर्मल हो जाएगी। ध्यान दो ये एंगल यदि थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 - थीटा।
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब कंडीशन फॉर टी आई आर क्या है, कंडीशन फॉर टी आई आर है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा should be greater than critical angle, which means sin theta should be greater than sin of critical angle। या आप डायरेक्टली इधर मत आओ, सीधे ही थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा सी की वैल्यू पुट कर दो, वो क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ refractive index of rarer medium upon refractive index of denser medium। तो theta should be greater than sin inverse of 1/3 theta should be greater than sin inverse 2 by। ये बात समझ में आई बेटे? सर प्रीवियस पेज कॉपी करना था। हाँ बेटे, क्या बोल रहे हैं? प्रीवियस पेज कॉपी करना था, वो दिखा। प्रीवियस पेज कॉपी करना है, ओके ओके। हाँ हेलो बच्चों। अरे यार, ये एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन वेंट ऑफ फॉर अ व्हाइल, जस्ट फॉर अ मिनट, एंड नाउ द previous screen is gone, right? So this is the new screen। ठीक है, तो जो प्रीवियस पेज की तुम लोग बात कर रहे थे, उस पे हमने ये स्लैब वाला क्वेश्चन लिया था, ठीक है, और हमने उसमें कहा था भाई क्या है, रे जो है वो कितने एंगल पर हम इंसिडेंट करें ए बी पर, ताकि जब ये ए बी से रिफ्रैक्ट होकर के बीसी पे इंसिडेंट हो तो TIR हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, ये एंगल आई है, ये आर है, तो इधर एंगल बनेगा 90 माइनस आर। तो 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल,
which means 90 minus c should be greater than r, या r should be less than 90 minus c. तो यहां से पता चल जाएगा साइन r should be less than साइन ऑफ 90 minus c, या हम लिख सकते हैं साइन r should be less than cos c. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 लिया था मैंने, राइट। अब हमें ये पता है भाई साइन c कितना होता है, साइन c होगा nr बाई एन डी यानी 1/√2। इसका मतलब cos c भी हो जाएगा 1/√2। तो इसको यहाँ पर पुट कर दो तो आपको पता चलेगा साइन r शुड बी लेस देन 1/, साइन r की वैल्यू 1/√2 से छोटी होनी चाहिए। और हम एक और कंडीशन क्या लगा दें, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू साइन आर। इसका मतलब साइन आर कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन आई। तो साइन आर की ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू साइन आई मस्ट बी लेस देन 1/√2। इसका मतलब साइन आई शुड बी लेस देन 1, यानी कि आई शुड बी लेस देन 90 डिग्री, नाउ विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 90 डिग्री से तो कम होता ही है आपके। ये बात समझ में आती है बच्चों? सर हम्म, सर कुछ डाउट्स थे मुझे। हाँ बोलो बोलो। सर दो मीडियम के बाउंड्री को कौन से पार्ट में गिनते हैं? दो मीडियम की बाउंड्री को कौन से पार्ट में गिनते हैं, डेंसर या रेयर? मतलब अगर हम लोग एक देखे तो यार बाउंड्री तो अलग ही चीज होगी ना, बाउंड्री इज बाउंड्री, इट इज कॉमन विद डेंसर एंड रेयर। रेयर से डेंसर में बीम डालते हैं तो फिर हम लोग उसे डेंसर पार्ट ही मान लेते हैं ना बाउंड्री को। हाँ एक मिनट, जैसे तुम किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस, जैसे ये इंटरफेस है, ये मान लो कि डेंसर मीडियम है, ऊपर नीचे रेयरर मीडियम, ऐसा मान लेते हैं ना। तो तुम इसकी बात कर रहे हो क्या, आर यू टॉकिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बात कर रहे हो क्या? इस केस की बात कर रहे हो क्या बेटे? सर हम्म, हाँ सर, रेयर से डेंसर में डालना था। हाँ तो रेयरर से डेंसर में ही जा भाई, तुम ऐसा सोचो ना, इस तरह के केस को इमेजिन करो कि भाई रे पहले ऐसे थी, उसका मैं एंगल धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे हो गया, और ये धीरे धीरे किसको अप्रोच कर रहा है, ये एंगल किसको अप्रोच कर रहा है धीरे धीरे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री की तरफ जा रहा है ना। तो अभी हम किस साइड से इंसिडेंट करा रहे हैं, रेयरर साइड से इंसिडेंट करा रहे हैं, राइट। तो डेंसर मीडियम में वो क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्ट होगा। और जब डेंसर से रेयर में करेंगे तब डेंसर से रेयरर में जब हम जाएंगे तब तो बेटे क्या होगा, जैसे आप क्रिटिकल एंगल से किसी भी बड़े एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले से ही स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, वो रेयरर मीडियम में जा ही नहीं पाएगा। मतलब क्या है, जैसे अपन कुछ ऐसा केस कंसिडर करें, बिल्कुल लिमिटिंग केस, 89.9 डिग्री का एंगल हो गया मान लो, राइट। तो ये रे ऐसे चाहिए,
कोई पार्ट इसका रेयर मीडियम में नहीं जा पाएगा। यहाँ पे बाउंड्री को रेयर ही मानेंगे ना? नहीं, डेंसर मानेंगे ना, डेंसर से आ रही है ना रे, डेंसर से रेयर वाला केस है ना। PIR तो इसी केस में होता है ना बेटे, जब डेंसर से रेयर में जा रहा। मैं नहीं हाँ समझा अच्छा सा। तो यहाँ पे रेयर माना, यहाँ पे डेंसर माना, ये कैसे? मतलब क्या देख के माना? यार देखो, ये डेंसर मीडियम था हमारा, ऊपर वाला मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम, नीचे वाला मीडियम क्या है, रेयर मीडियम। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यू इमेजिन अ केस लाइक दिस, जैसे पहले रे इस तरह से आ रही थी, ठीक है, फिर उसका एंगल मैंने बढ़ाया, वो रे ऐसी हो गई, फिर एंगल और बढ़ाया, वो ऐसी हो गई, बढ़ाते बढ़ाते इस एंगल को मैंने लिमिटिंग केस में ले गया, जहां पर ये एंगल कितना हो गया, 89.9 डिग्री हो गया। अब तुम मेरे को बताओ कि ये किस मीडियम में इंसिडेंट हुआ है, डेंसर में कि रेयर में? डेंसर। डेंसर में हुआ है ना, तो इसमें क्या कंफ्यूजन है तुमको, ये रे ऐसे जाएगी। लेकिन बाउंड्री कौन से पार्ट में लाई करता है ये कैसे पता चला? बाउंड्री की बात ही नहीं हो रही ना यार, ये क्या ये वाली रे डेंसर मीडियम में आई कि रेयर मीडियम में आई, ये बताओ। डेंसर। डेंसर में है ना, बस खत्म कंफ्यूजन। लेकिन मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूँ ना, कि कौन से पार्ट में लाई करता है ये कैसे पता चलता है बाउंड्री? बाउंड्री पे तुम कैसे इंसिडेंट कर सकते हो क्या, बाउंड्री पे किसी एक मीडियम में तो भेजना पड़ेगा ना तुमको रे को, अगर बाउंड्री पे पैरेलल कैसे? चला गया तो मतलब? यार पैरेलल मान लो, पैरेलल भी जा रहा है, लेकिन किसी एक मीडियम में तो ट्रेवल करेगा ना। तो बाउंड्री का मतलब क्या है, आधा ग्लास में है आधा एयर में, ऐसा रे को कैसे भेजे, मान लो कि एक नदी है, लेक है कोई, ठीक है, वो इस तरह से ये लेक है। अब या तो तुम सोर्स को इधर पानी में रख दोगे या इधर रख दोगे, दोनों में से किसी एक जगह पे ही रख पाएगा ना। इस सरफेस के अलोंग कैसे भेजेगा रे को, तो या तो रे पूरा एयर में चलता हुआ आ रहा होगा और यहाँ पर इंसिडेंट होगा, या पानी के अंदर से चल करके इधर इंसिडेंट हो रहा होगा। प्रैक्टिकली सोच के देखूंगा ना इसको यार। तो जब हम डेंसर से रेयर में और क्रिटिकल एंगल का डालते हैं बीम, तो पैरेलल जब चला जाता है तो तब हम कौन सा मानते हैं? तब हम मानते हैं कि रेयरर में जा रहा है ना। मतलब रेयर में ट्रेवल करता है पैरेलल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पैरेलल होकर के रेयर में ट्रेवल करता है, जैसे ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो और लाइट को हमने क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट किया, तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, यहाँ पर क्या है, ये किस मीडियम में जा रहा है, रेयरर में जा रहा है, ऐसे जा, सरफेस के पैरेलल है, लेकिन किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, ऐसा मान, क्योंकि हमने स्नेल्स लॉ लगा के ही तो ये आंसर लेकर के आए। अपन ने क्या लिखा, एन डी इंटू साइन सी इज इक्वल टू एन आर इंटू साइन 90 डिग्री, ऐसा लिखा ना। यहाँ पे एन आर यूज किया, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट रे इज ट्रेवलिंग इन रेयरर मीडियम। हाँ, अगर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए तो फिर रेयरर मीडियम में ट्रेवल नहीं कर, फिर पूरा का पूरा डेंसर में ही वापस आ जाए। सर एक और डाउट है, आपने वो बिराज वाला बताया ना, हम्म 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 हम्म।
सर उसमें एक कुछ बना दिया है इन लोगों ने ग्राफ टाइप, तो उसमें मतलब ऐसे कर्व बनाया है। कर्व कैसे बन सकता है? मतलब अच्छा, ऐसा लाइट रे को ऐसे बनाया है ना, कर्व टाइप का। तो देखो, कर्व, लाइट रे का पाथ कर्व तब होता है व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज कंटिन्यूअसली। हम्म, वेरिएशन इज कंटिन्यूअस, मतलब सडन चेंज नहीं आ रहा। कैसा आ रहा है? कंटिन्यूअस टाइप का चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ रहा है। तो फिर पाथ कैसा हो जाता है? पाथ उसका कर्व टाइप का पाथ हो जाता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो कोई हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है 1 + y के बराबर, है ना? ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, y क्या है? y इस y कोऑर्डिनेट, ये x है, ये y। ठीक है, फॉर y ग्रेटर देन, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 फॉर y लेस देन 0। मतलब नीचे जो है, नीचे तो पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटे, हर जगह पर 1 है। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो क्या होगा। मान लो यहाँ पर मैंने कोई लाइट रे इंसिडेंट किया, इस तरीके से इंसिडेंट किया, तो मैं क्या मान सकता हूँ कि देर आर मेनी पैरेलल बाउंड्रीज which are present, and these boundaries separate each other। ठीक है, y की एक वैल्यू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स रहता है ना। अब देखो यहाँ पर जब आप एक नॉर्मल बनाओगे तो क्या हो रहा है, y इंक्रीजेस बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, है ना। y शुरू बहुत छोटे से अमाउंट से बढ़ा, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी थोड़े से अमाउंट से ही बढ़ा, तो रे क्या होगा, इट विल जस्ट बेंड स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर जैसे ही थोड़ा आगे जाएगा, फिर थोड़ा सा और नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो हर dy डिस्टेंस पे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड होता जाएगा। For every dy distance that it travels in y direction, it will bend, keep on bending slightly towards the normal। लेकिन देखो, ये डिस्क्रीट वे में नहीं हो रहा ना, एक कंटिन्यूअस वे में हो रहा है। तो इसका पाथ कैसा, इस तरह का कर्व्ड पाथ इस रे का हमको मिल जाएगा इसमें, है ना। उसी तरह से क्या होता है, जैसा कि हमने कहा था कि हॉट समर डेज में क्या होता है, जब लाइट रे आती है तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, चेंज होने लग जाता है। जैसे जैसे नीचे आते जाते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होने लग जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने लग जाता है, तो इस केस में क्या होता है, बेंडिंग जो होती है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। मानो लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रही थी, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल से अवे बेंड होने लग जाती है। और नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है, इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो किसी एक पॉइंट पे जाकर के फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका हो जाता है। ये वापस ऊपर कैसे आ सकता है? मतलब जब हमने उसे बेंड किया नीचे तक ऐसे कर्व में लेके आए, तो वापस ऊपर थोड़ी लेके जा सकते हैं, क्योंकि वापस टोटल मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना यार। अब जैसे ये एंगल मान लो पहले से क्रिटिकल वैसा एंगल क्या? से बड़ा, एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो क्या होगा, और नीचे तो जा नहीं सकता। एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, वो होगा, टोटल तो इंटरनल वापस उसी रिफ्लेक्शन का मीडियम में जाएगा। वापस उसी मीडियम में जाएगा। यही तो होता है TIR। तो लेजर से डेंसर में गया ना अभी वापस एक। नहीं, ये डेंसर था ना, ऊपर मीडियम डेंसर है ना, हाँ, और नीचे क्या है, रेयरर है। तो जब हम तो लोग लाइट को तो ऊपर ले डेंसर गए से तब डेंसर में ही चला गया ना। कंपैरेटिवली डेंसर
बस कंपैरेटिवली रेयर से कंपैरेटिवली डेंसर में जाते हैं ना लाइट बीम। हाँ, पहले डेंसर से रेयरर में जा रहा था, लेकिन पहले क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम था, इसलिए और नीचे और नीचे और नीचे आ पा रहा था। लेकिन अब इस बाउंड्री पे क्या हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो वापस कर्व कैसे बना ऊपर ऐसे? अरे फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वेरी कर रहा है ना, अब ऊपर जा रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। तो टोटल इंटरम से रिफ्लेक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, अभी तो रेयर से डेंसर में यार। हाँ तो अब कहाँ, अब तो रेयरर से डेंसर में तो टीआईआर होता ही नहीं है ना, तो अब टीआईआर नहीं होगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे होगा ना मतलब। एक ही पॉइंट पे होगा, एक ही पॉइंट पे होगा। टीआईआर सिर्फ एक ही पॉइंट पे होगा, उसी पॉइंट पर हमको वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। उसके बाद सिर्फ रिफ्लेक्शन होते होते हमारे आंख में आए मतलब। उसके बाद तो ये बस ये रिफ्लेक्ट एक ही जगह पे हुई, अब तो सिर्फ क्या हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन ही चलते जा रहे हैं, अब सिर्फ रिफ्रैक्शन ही चलता जा रहा है। समझा सर। और एक था वो स्लैब वाला था ना क्वेश्चन, जिसमें हम्म, आपने बोला था कि बीच में हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं डिस्टेंस दो स्लैब हाँ के हाँ बीच। हाँ 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 सर तो हाँ। अगर मान लिया बहुत सारे स्लैब और बीच में डिस्टेंस भी सफिशिएंट है जो निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम्म, तो तब हम लोग वो फॉर्मूला कैसे लगा दिए वो शिफ्ट तब वाला भी जो आज तब क्वेश्चन भी दिया था? लगा सकते हो भाई, देखो एक एक स्लैब उसमें क्या है, एक स्लैब का डेविएशन तो ये फॉर्मूला होता ही है ना, टी इंटू 1 - 1/NG/NS। एक स्लैब ने इतना डेविएशन किया, फिर अगली स्लैब आई, उसने उसकी थिकनेस के हिसाब से कोई और डेविएशन किया, तो जब अलग अलग है तब तो ऑब्वियसली लगा सकते हो, तो तब क्या दिक्कत है। तो डेविएशन का समझ गया, डेविएशन तो हो जाएगा, हर लैब एक हाँ अपना अपना डेविएशन कर देगा, लेकिन हाँ, इमेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा आगे या ज्यादा पीछे, क्योंकि लैब के बीच में ही डिस्टेंस है। नहीं उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्लैब के बीच की डिस्टेंस कितनी भी हो, उससे इमेज की टोटल डिस्टेंस पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन शिफ्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और शिफ्ट में कोई शिफ्ट फर्क नहीं पड़ेगा। शिफ्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ। तो डिस्टेंस हम लोग ने काउंट क्यों नहीं किया वो क्वेश्चन में जब आपने स्टार्टिंग में कराया था इमेज? उसमें शिफ्ट ही आपने तो क्या, 0.9 शिफ्ट ले लिया था, 0.9 हाँ तक तो शिफ्ट आ गया। अपन को शिफ्ट ही तो कैलकुलेट करना था ना वहां पे। तो नहीं, इमेज लोकेट करना था ना। हाँ तो अब वो इमेज लोकेट करना था, उन्होंने क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्पेसिफिकली बताया नहीं था ना कि इमेज की पोजीशन कहाँ से पता करनी है आपको, ठीक है। अगर उसमें वो हमसे बोल देते कि भाई जो फाइनल स्लैब है वहां से डिस्टेंस पता करो, ठीक है, तो फिर हम क्या करते, बीच की डिस्टेंसेस भी ऐड करके बता देते, जैसे पूछते थे कि यहाँ से डिस्टेंस पता करो, तो हाँ अपन सर क्या बताया करते, है। क्या बताया है, पॉइंट पी एज सीन बाय द आई, हाँ ऑब्जर्वर एस से तीन बाई बताना है। आई, तो हम बता देंगे कि जो जो जहां पर एक्चुअली ऑब्जेक्ट है उससे 0.9 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगा उस। हाँ सर, सिर्फ 0.9 ही क्यों ऊपर दिखाई दिया, बीच का डिस्टेंस भी तो काउंट करना चाहिए ना, जो अरे 2 यार सेंटीमीटर। भैया सुन मेरी बात, ये T3 है, ये T2 है, ये T1 है ना। अब इसका आंसर बताने का तरीका है, खाली सपोज ये डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यहाँ से D1, फिर ये वाली डिस्टेंस है D2, ये वाली डिस्टेंस है D3। हम ऐसा भी बोल सकते थे कि ये वाला जो पॉइंट है, अपर पॉइंट जो है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है मेरे को, T3 प्लस D3 प्लस T2 प्लस D2 प्लस T1 प्लस D1 माइनस 0.9, इतनी डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, ऐसे भी बता सकता था मैं आंसर इसका। समझ रहे हो, उसके लिए मेरे को बताना पड़ता इतना डिस्टेंस फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द अपर स्लैब, ऐसा बताना पड़ता मेरे को आंसर, ठीक है हाँ सर समझा। है ना। अगर वो हमसे ये पूछ लेता कि आप इसको बाउंड्री मानो और एपरेंट डेप्थ निकालो, एपरेंट डेप्थ क्या होगी, तो आंसर अपन इस तरीके से बता देते।
ठीक है, उससे लेकिन इमेज तो वही बन रही है ना, बस ये खाली आंसर को एक्सप्रेस करने के दो अलग अलग तरीके हैं, उससे इमेज फॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर हम जब डेंसर से रेयर में लाइट बीम हम्म, भेजते हैं और क्रिटिकल एंगल पे मैंने भेजा तो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो हम्म, जब हम पैरेलल देखने की कोशिश करेंगे 90 हम्म, डिग्री पे हम खुद ऐसे रेयर मीडियम पे, तो तभी हाँ, हमें वो दिखेगा। ऑब्जेक्ट दिखेगा हमको, बिल्कुल वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो आपने पहले बोला था कि नहीं दिखेगा, मतलब बहुत पहले जब मैंने पूछा था। हाँ मतलब बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, एक तरह से समझ सकते हो कि आप कहाँ पे दिखेगा, बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ दिखेगा हमको। जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट है, इससे जाने वाली लाइट रे इधर गई, फिर वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे आई रखोगे तो इसको क्या होगा, ऐसा लगेगा कि ये वहां बहुत दूर से, यहाँ कहीं से आ रहा है। ऐसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मतलब देखो भाई, बेसिकली बात क्या है, आंख की भी कुछ साइज तो होती है ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। आई ऑल्सो हैज सर्टेन डायमीटर, तो ओनली वन रे कैन नॉट एंटर दिस आई, राइट, देयर विल बी अदर रेज ऑल्सो। कौन सी रे होगी वो रे वही होगी जो कि थोड़े कम एंगल पे गई होगी, और यहाँ पर एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ना रिफ्रैक्ट होकर के उससे थोड़े से कम एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई होगी, है ना। अब इन दोनों रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आएगा, इन दोनों रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे आएगा वहां पर ये ऑब्जेक्ट हमको रखा हुआ दिखाई देगा। आया समझ में बेटा, एक रे तो ये हो गई, और दूसरी रे कौन सी हो गई, जो कि जैसे एक एक तो ये रे हो गई, ये क्रिटिकल एंगल वाली। एक पे मैं क्या करूं, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा कम एंगल पे इंसिडेंट करा दूं, तो यहाँ पे इंसिडेंट करा, तो ये रे कुछ ऐसे चली जाएगी। टेम्परेचर के साथ क्रिटिकल डेंसिटी बढ़ता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ता है, तो इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो यह जहां पे भी ये इंटरसेक्शन होगा वहां पर अपने को ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नहीं सर, मैं पूछ रहा था अब टेम्परेचर के साथ ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ता एयर है का क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ता है, हाँ बढ़ता है बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, अब उसमें दोनों दोनों का रोल होता है कि एटमॉस्फेयर की ओरिजिनल डेंसिटी कैसी है ना। तो मतलब ऐसा अपन ये नहीं बोल सकते कि ऐसा हो सकता है कि अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में चेंज कुछ अलग तरीके का आ रहा हो और लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में चेंज कुछ अलग तरीके का आ रहा हो। लेकिन क्या है, जब आप अर्थ की सरफेस के पास में होते हो तो चेंज ज्यादा प्रोमिनेंट होता है विथ टेम्परेचर। आई बात समझ में। हाँ सर। मतलब उसकी वो क्या होता है कि थोड़ा बहुत वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर के किस रेंज पे आप वर्क कर रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई जो अपने नॉर्मल टेम्परेचर चल रहे हो 20 डिग्री 22 डिग्री, इस पर इसके आसपास ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज नहीं आ रहा हो, लेकिन हायर टेम्परेचर पे 42 43 44 उस पे टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आए, है ना। तो ये मतलब लीनियर टाइप का शिफ्ट नहीं होता है कि हर बार 1 डिग्री बढ़ाया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने अमाउंट से चेंज हो जाएगा, है ना। वो हर बार सेम नहीं होता है।
तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये मतलब ऐसा है कि इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन द composition of air, and we know that composition of air changes with height, है ना. मतलब कितना परसेंटेज N2 है, कौन सा गैस का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, ये अलग अलग हाइट पे अलग अलग होता है. ठीक है. तो जो वेरिएशन हो रहा है वो अर्थ की सरफेस के पास में अलग तरह का होगा, कोई और एटमॉस्फेयर की लेयर पे चले जाएंगे तो वहां पर अलग टाइप का चेंज आ रहा होगा. हाँ बेटा बोलो. सर संडे के एग्जाम में प्रिज्म तक आएगा क्या? नहीं, प्रिज्म तक नहीं आएगा, ये यहीं तक आएगा जहां तक आज हमने सेक्शन सी जो है अपना वहां तक आएगा. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. ओके बेटे, तो सेक्शन सी आपको कंप्लीट करना है, ये होमवर्क रहेगा आपका, है ना. कंप्लीट सेक्शन सी. और उसके अलावा जो एक्सरसाइज 2 का जो पार्ट 2 है उसमें से आपको क्वेश्चंस करने हैं. एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 से क्वेश्चंस करने हैं भाई हमको. ये क्वेश्चंस है. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, सॉरी, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. फिर बाकी हम इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके बच्चों, सो एंडिंग द मीटिंग. हेलो सर. हाँ बेटे बोलो. सर HC वर्मा में कौन से क्वेश्चन अभी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं? HC वर्मा से आप कर सकते हो. हाँ बेटे, उसमें से आप लिख लो जो एक्सरसाइजेस वाला पार्ट है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 33 तक. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 33 ये कर सकते हैं. ओके सर, थैंक यू सर. ओके बेटा.